तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ठीक है। लगभग एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछे जा सकते हैं। अमूमन आते हैं। हाँ, इस टॉपिक में जो भी चीजें पढ़ाई जाएगी वो चीजें लगभग 11th का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की, उसमें यूज किए जाएंगे। सेम फॉर्मूले होंगे, केवल उनके नाम और कुछ वैल्यू चेंज होंगी, बाकी सेम चीजें होंगी। हाँ, गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बार आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बल चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आंतरिक बल होते हैं, बाह्य बल होते हैं, तीसरे संरक्षित बल होते हैं और चौथे होते हैं असंरक्षित बल। ठीक है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। वापस रिवीजन भी करेंगे हम किसका? बल का। और पढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण भी और साथ साथ समझाएंगे स्थिर वैद्युत की भी। तो तीन टॉपिक आप आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, पहला बल। हम्म, बल। एक सेकंड, वन वन मिनट, वन वन। हाँ, बल। बल क्या होता है? किसी वस्तु पे आपने धक्का लगाया और उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ, बस यही बल है। बल पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं। बल बराबर होता है F बराबर एम ए। बल कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला, आंतरिक बल। आंतरिक वह बल होता है कि कोई पिंड आपको दे रखा है और उस पिंड के अंदर जो कण है वो उपस्थित है, उनके कारण जो बल लगता है उसको आंतरिक बल कहते हैं। ठीक है। जैसे कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे किसी हमने गेंद है, पिचकने वाली गेंद है, उसको हमने तेजी से पिचकाया या अंदर की तरफ से बल लगाया, तो जो उसके अंदर कण है, जो उसके अंदर कण है वो उसको वापस फुलाने का प्रयास करेंगे। या जब हम बॉल को फेंकते हैं दीवार की तरफ, वह दीवार से टकराती है, तब वो एकदम पिचक जाती है। लेकिन जब उसके आंतरिक कण मजबूत होंगे और वह उस पर वापस बल लगाएंगे, जैसे बम फूटता है तो बम के जो आंतरिक कण है वो गति करेंगे किस तरफ? बाहर की तरफ। ठीक है। उसको बोलते हैं आंतरिक पिंड के अंदर उपस्थित कणों के उपस्थित कणों के कारण लगने वाला बल। कौन सा बल कहलाता है? आंतरिक। ठीक है। दूसरी चीज, अब होता है बाह्य बल। बाह्य बल का तो आपको सीधा पता है कि कोई वस्तु है जिसपे आपने बल लगाया, बाह्य बल है, यानी बाहर से लगने वाला फोर्स, आउटरेजेस फोर्स। कौन सा कहलाता है? ठीक है। सेकंड फोर्स होता है बाह्य या बाह्य बल, यानी पिंड पे अन्य कण, व्यक्ति या वस्तु द्वारा लगाया गया बल। कौन सा बल कहलाता है? बाह्य। जैसे आप एक गेंद है, उसने आपने उसे पैर से हिट किया, गेंद दूर जाएगी, कौन सा बल कहलाता है? बाह्य बल। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों चीज। इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने पढ़ाया था संरक्षित बल और दूसरा पढ़ाया था असंरक्षित बल। संरक्षित बल में आपको हमेशा याद रखना कि ऐसा बल जो कभी भी कण के पथ पे डिपेंड नहीं करता, हमेशा सुरक्षित रहता है, कभी उसके मान में परिवर्तन नहीं आता। क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण और स्थिर विद्युत की बल या विद्युत बल हमेशा कौन से बल कहलाते हैं? संरक्षित बल। संरक्षित यानी सेफ फोर्स। कोई दिक्कत है? ऐसे बल जो जो कण द्वारा तय किए गए तय किए गए पथ पर निर्भर करते हैं।
निर्भर नहीं करते हैं, सॉरी नहीं करते हैं, सॉरी सॉरी नहीं करते, निर्भर नहीं करते, हमेशा सुरक्षित रहते हैं, हमेशा सुरक्षित रहते, सुरक्षित होते। उदाहरण के लिए लिख सकते हो विद्युत बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल, और भी लिखना चाहो तीसरा चुंबकीय बल, और चौथा स्प्रिंग बल। ठीक है, ऐसे बल जो कभी भी पृथ्वी पे डिपेंड नहीं करते, किस पे डिपेंड करते हैं, आंतरिक, हमेशा डिपेंड किस पे, तो निर्भर किस पे करेंगे, हेडिंग लगा के लिख लो, निर्भर करेंगे किस पे, निर्भर करेंगे कण की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पे। ठीक है, जैसे दो कण आपको गिवन है, ए है बी है, कोई आप मान सकते हो चार्ज है, आवेश मान सकते हो, क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, उनके वजह हमें संरक्षित बल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि अगर एक कण को हम आकर्षित कर रहे हैं तो वह वहां से चलकर अपने तक आ रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता। हमने किसी कण को अपनी तरफ आकर्षित किया, जैसे पृथ्वी किसी पिंड को अपने तरफ आकर्षित करती है, तो वह पथ नहीं देखती कि वह किस पथ पे चल के आ रहा है, नहीं, वह केवल देख रही है कि वह कण अपने पास आया या नहीं है। जैसे प्रतिकर्षण होता है, जैसे चुंबक चुंबक में प्रतिकर्षण होता है, तो चुंबक क्या करती है, पथ पे डिपेंड नहीं करती, चाहे उसको कितनी दूरी से आवेशित करवाया जाए, वह उस पर डिपेंड नहीं करती पथ पे, वह करती है कि हमने उसको प्रतिकर्षित किया तो वह कितना दूर जा रहा है, या हमने आकर्षित किया तो वह हमारे कितने पास आ रहा है, या हम कितने दूर से उसको आकर्षित कर सकते हैं, या कितनी दूर से उसको प्रतिकर्षित कर सकते हैं। इस बल को बोलते हैं संरक्षित बल, यानी हमेशा पथ पे डिपेंड नहीं करता, हमेशा लास्ट और प्रारंभिक पोजीशन पे डिपेंड। ठीक है, और अगला है टाइप 4 होता है असुरक्षित बल, असुरक्षित बल, ऐसा बल जो सदैव पथ पर निर्भर करता। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण जैसे टक्कर, एज कोलिजन, एग्जाम्पल लिख सकते हो कोलिजन यानी संघट या टक्कर। ठीक है, ये चारों चीज पढ़ने के पीछे एक मोटिव था, क्या मोटिव था, मोटिव ये था जब हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे तो वहां मैं लिखाऊंगा कि एक सुरक्षित बल है, तब आपको दिक्कत ना है कि कौन सा बल सुरक्षित होता है और कौन सा बल असुरक्षित होता है। एक चीज और होती है अभिकेंद्रीय बल, वो और देख सकते हो, अभिकेंद्रीय इंग्लिश में बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण भी एक सेंटीपिटल फोर्स ही है। इसका मोटिव यही है कि आपको गुरुत्वाकर्षण में यह बताया जाए कि यह केंद्रीय बल है या विकेंद्रीय बल है, तो आपको दिक्कत ना है। क्यों, अब विकेंद्रीय बल कहता है कि जब दो कणों के मध्य जो लगने वाला बल है हमेशा उनके में उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। जैसे पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी से दूर चंद्रमा है। ठीक है, यहां इनके मध्य एक बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण, बड़ी बॉडीज है और बड़ी बॉडीज है, दूरी ज्यादा है। ठीक है, वैसे गुरुत्वाकर्षण हमेशा छोटी बॉडीज पे लगता है, अलग बॉडीज पे लगता है, लेकिन हम मान सकते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए उस दूरी को देखते हुए हम इनको छोटी बॉडीज मानते हैं या स्मॉल बॉडीज मान सकते हैं। हमेशा अभिकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, अन्यथा अगर गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद ना हो और अभिकेंद्रीय बल मौजूद ना हो तो चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण ना करके अन्य ग्रह को ढूंढ लेगा, टाटा बाय बाय गुड बाय कर देगा।
इसलिए हमेशा जरूरी है कि गुरुत्वाकर्षण बल है और गुरुत्वाकर्षण बल ही एक अभिकेंद्रीय बल है। अभिकेंद्रीय बल हमेशा छोटे ग्रह से हमेशा अंदर की तरफ लगता है, यानी बड़ा ग्रह ये है पृथ्वी अर्थ, और ये है मून। मून हमेशा उसको कैप्चर करेगी या उसको आकर्षित करेगी अपने तरफ, इसलिए वह हमेशा उसी पथ पे चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, हमेशा पृथ्वी ही उस कण को आकर्षित करेगी, हमेशा बड़ी बॉडीज ही हमेशा एक कण को आकर्षित करेगी। जब हम गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो इस चीज को वापस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ, तो हमेशा याद रखना गुरुत्वाकर्षण बल भी एक अभिकेंद्रीय बल है। क्यों? क्योंकि वह बड़ी वस्तु हमेशा छोटी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। चाहे सौरमंडल हो, चाहे तारे हो, चाहे ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा सारे गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग गुरुत्वाकर्षण के मान हो सकते हैं, लेकिन पालन जरूर करते हैं। ठीक है, सारे ग्रह सूर्य का परिक्रमण इसलिए करते हैं क्योंकि वह एक गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए। ठीक है, अब एक चीज, क्या चीज है ये देखो। हम्म। हाँ, शायद कुछ अच्छी चीज मेरे को नहीं मिली। ठीक है, अब देखो, लगभग 1600 इससे 1600 सदी के आसपास फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स, हमारे लिए तो फिजिक्स हार्ड हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए फिजिक्स हार्ड नहीं थी। कौन था? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, एक प्यारा सा नाम हर जगह ही घुसा रहता है, चाहे गति पढ़ो चाहे गुरुत्वाकर्षण पढ़ो, हर जगह ही आया। ठीक है, जरूरी भी है। इसने ये माननीय पढ़ाई करते थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, शायद कैम्ब्रिज ही था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। तब उसमें एक प्लेग नामक रोग फैला था, इसके कारण ये वहां से आते हैं। ठीक है, इन्हें भी कहा गया है कि आप घर चले जाए, क्योंकि जैसे लॉकडाउन था, हम सभी को कहा गया कि अपने घरों में ही रह जाए। उसी सेम समय प्लेग भी वैसी ही बीमारी थी, शायद विषाणु रोग ही है, विषाणु नहीं, वायरस संबंधित ही रोग ही है। तो वहां चले गए, नहीं मेरे साथ प्लेग दूसरा कोई रोग है, देख लेना बायोलॉजी में। हाँ, तो ये सभी व्यक्ति अपने घर चले गए। ये व्यक्ति भी शायद कैम्ब्रिज में थे या फिर अपने घर थे, कहीं भी थे। एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, एक आम सेब गिरा, उनके सिर पे गिरा, सिर पे गिरने के बाद जमीन पे चला गया। उनको लगा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा है। ठीक है, तो उन्होंने इसका आविष्कार किया। ये है एक मेन स्टोरी, लेकिन ना, ये एक मेन स्टोरी नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक है। इसके पीछे केपलर भी है, इसके पीछे गैलीलियो भी है, इसके पीछे न्यूटन भी है। एक एक वैज्ञानिक नहीं है, लोगों के बड़े बड़े जीवन है, लोगों की हजारों सालों की मेहनत है, तब जाकर एक टॉपिक बना गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, इस टॉपिक से ही आगे के टॉपिक बनते हैं। तो हम इस टॉपिक में मेन 3 वैज्ञानिकों को पढ़ेंगे। पहला वैज्ञानिक है केपलर, दूसरा वैज्ञानिक है न्यूटन, और तीसरा वैज्ञानिक है कौन सा? गैलीलियो। ठीक है, हाँ। अब एक चीज आपसे कॉमन चीज पूछी जाती है, कभी भी आप हमेशा, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट्स में जरूर रिप्लाई देना, कि जब आप किसी नाव या गाड़ी में बैठे हो तो आपके नजदीक जो पेड़ है वो तेजी से आपको पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं। जो सड़क है उस सड़क को देखोगे, आप आगे जाते हुए तो वो आपको पीछे जाते हुए दिखाई देगी, लेकिन जो व्यक्ति बाहर खड़ा है उनके लिए वो स्थिर है। ऐसा क्यों? ठीक है, जवाब देना। न्यूटन ने इस टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था? F बराबर जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला था। जी का मान क्या हो सकता है? एक सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। आगे इसका मान पढ़ेंगे। अगर ये मान छोड़े तो इसका एक मान ये भी है, जी छोटा m बड़ा M अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, हाँ, ये 2 मान है, ये न्यूटन ने दिया था। अब वापस आते हैं कि क्या है गुरुत्वाकर्षण बल। मेन हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये देखिए गुरुत्वाकर्षण, पहले सारी इसकी इंपॉर्टेंट हेडिंग, ग्रेविटेशन।
ठीक है, सारी चीजें वन बाय वन पढ़ेंगे। पहली और इंपॉर्टेंट चीजें, सर्वव्यापी आकर्षण बल। सर्वव्यापी यानी सर्वव्यापी का मतलब है हर जगह, ऐसा बल जो हर जगह उपस्थित है, और एक आकर्षण बल। लेकिन स्थिर वैद्युत बल पढ़ेंगे हम 12th में, वहां अगर दोनों टाइप होते हैं, स्थिर वैद्युत बल आकर्षण भी करता है और प्रतिकर्षण भी करता है। ठीक है, याद रखने की चीजें हैं। दूसरी चीजें, यह बल एक लॉन्ग रेंज, और रेंज रोवर नहीं, लॉन्ग रेंज यानी दीर्घ प्रयास या बड़ी दूरी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। आप ये मत समझ लेना कि ये हमारे दैनिक जीवन में भी काम आता है, दैनिक जीवन में, लेकिन हर जगह काम नहीं आता। जैसे आपको पता है कि आकर्षण बल करता है, तो ये तो नहीं कि हम दो पास पास जा रहे हैं, आप जा रहे हैं क्लास में, आपके पास कोई आ रहा है तो आपके आगे चिपक जाएगा, नहीं नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दूरी बड़ी होनी चाहिए और बॉडी बिल्कुल छोटी होनी चाहिए। यहां जब इस जी का मान पढ़ेंगे, जो मैंने अभी कुछ देर पहले करवाया था, इस जी का मान, इस जी का मान है 6.67 गुणा 10⁻⁻11। इसलिए जो आकर्षण का मान होगा वो बिल्कुल माइनस में होगा। इसलिए जो बड़े पिंड होंगे केवल उन्हीं के लिए गुरुत्वाकर्षण काम करेगा। आप ये मत समझे ना कि जैसे हमने गेंद गिराई और गेंद पृथ्वी पर टकरा गई, वह आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन मेन जो टर्म काम करती है वह कहती है कि बड़े पिंड होंगे, उनके बीच की दूरी ज्यादा होगी, तभी काम करेंगे। ये नहीं कि आप छोटे पिंडों पे लगा रहे हैं कि दो पिंड आसपास में रखे हुए एक दूसरे को आकर्षण कर लेंगे। आकर्षण बल तो है ही, तो सर ये आपस में दो कणों को खींचता क्यों नहीं? क्यों नहीं खींचता? क्योंकि ये बड़े कणों पे लागू होता है और जी का मान माइनस में होता है। इसलिए जहां एम का मान बहुत ज्यादा बड़ा होगा, आर का मान अलग होगा, तब जाके ये काम, ठीक है। तीसरी चीज, बड़ी परास यानी बड़ी दूरियों के लिए काम आता है। तीसरी चीज, ये एक संरक्षित बल होता है, जो अभी बताया मैंने, ये एक संरक्षित बल है, यानी कभी भी कण की पथ पे निर्भर ना करके हमेशा उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे निर्भर करता है। ठीक है, लास्ट चौथी बात, ये न्यूटन के थर्ड नियम का पालन करता है। न्यूटन के थर्ड लो, गति का तीसरा नियम कौन सा नियम था? गति का तीसरा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। दो ग्रह हैं, अब करती पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्यों फॉलो करता है? पृथ्वी ने चंद्रमा को अपनी तरफ खींचा, अगर चंद्रमा उसकी तरफ आ जाए तो चंद्रमा वहां रहेगा? नहीं रहेगा, वह तो कभी भी पृथ्वी आके टकरा जाएगा। इसलिए चंद्रमा भी कुछ बल या उसी के कुछ नहीं, सेम परिणाम का बल, लेकिन दिशा में विपरीत है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक बल लगाते हैं एक दूसरे पे, लेकिन वह द्रव्यमान में, और सॉरी मास में समान होता है, परिणाम में समान होता है, केवल दिशा विपरीत हो। जैसे इस साइड में पृथ्वी है और इस साइड में क्या है? चंद्रमा। तो मैंने जो बल लगाया वह पॉजिटिव साइड से, तो उसने जो बल लगाया वह नेगेटिव साइड से। आपको पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्लस एक्सिस और प्लस वाई एक्सिस, ठीक है। केवल दिशा में से परिणाम में समान होगा कि दिशा में विपरीत होगा। ठीक है, तो लिख सकते हो दिशा में समान, दिशा में विपरीत एवं परिमाण, परिणाम, परिमाण में समान। ठीक है, हाँ, तीन चीजें होगी, सुरक्षित हो गया, न्यूटन के थर्ड नियम का पालन करता है, लॉन्ग रेंज में लगता है, सर्वव्यापी आकर्षण बल होता है। ठीक है, हाँ, अगली चीज, माध्यम पे डिपेंड नहीं करता, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, यानी माध्यम आवश्यक नहीं है। ठीक है, हाँ,
कभी भी इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। आप ये सोचो कि सर उसको निर्वात में ही काम करेगा या फिर हवा चले तभी काम करेगा, जैसे प्रकाश और ध्वनि में होता है कि मीडियम पर ही डिपेंड करते हैं। प्रकाश जरूर बिना मीडियम चल सकता है लेकिन ध्वनि बिना मीडियम नहीं चलती। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बिना मीडियम चल सकता है, बिना मीडियम यूज हो सकता है। ठीक है। हाँ, और मैंने कुछ देर पहले बताया था संरक्षित बलों में क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है थोड़ा छोटा। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किसके अनुदिश होता है, हमेशा इसके अनुदिश ही होता है। जो केंद्र रेखा होती है, इन दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ये अर्थ है, कुछ भी मान सकते हो, ये मून और किसको मान सकते हो, अर्थ को। कोई भी दो पिंड लेके इसको मान सकते हो। तो लास्ट की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, एक फॉर्मूला बनता है, कैसे बनता है अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है, आपको दो पिंड दे रखे हैं क्रमशः m1, इससे r दूरी पर एक पिंड है m2। ठीक है, तो इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है, F बराबर जी m1 m2 अपॉन r। ये गुरुत्वाकर्षण बल की पहली इंपॉर्टेंस। यहां से हम निकालेंगे जी क्या कहलाता है, जी कहलाता है कि जी है एक सार्वत्रिक, यानी ऐसा मान जो हर जगह सेम रहता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। ठीक है, क्या मान होता है इस गुरुत्वीय नियतांक का, इसका मान होता है 6.67 गुणा 10 की पावर -11। अब इसकी एक्चुअल में क्या वैल्यू होगी, इन मात्रक और विमा क्या होगी, देखो जी की मात्रक और विमा निकाल लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। जी बराबर होता है एफ आर स्क्वायर इंटू m1 m, होता है नहीं होता, होता है। बल की मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर, होता है नहीं होता, होता है। ये इसकी विमा, ये इसका मात्रक हो गया, और विमा क्या हो जाएगी, विमा देख लो m1 l1 t -2 l की पावर 2 और नीचे की पावर जाएगी माइनस, तो m की पावर -2, तो इसका विमा हो जाएगी m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। ये जी की विमा। ठीक है, ये है जो जी की विमा है, ये है मीटर में, तो यहां लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी मान को आप मीटर से किस में ले जाना चाहो, सीजीएस में, तो इसका मान क्या होगा निकालना जरूर। सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में होता है सेंटीमीटर ग्राम इंटू सेकंड, यहाँ क्या होता है एम के एस यानी मीटर के जी सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत ना, दिक्कत। हाँ, अब देखो क्या फर्क होता है आकर्षण बल में और प्रतिकर्षण बल में, सॉरी आकर्षण प्रतिकर्षण आपको आता है, आपको इतना बताना है कि गुरुत्वाकर्षण बल, और मैंने बताया था कि आपको स्थिर विद्युत बल एक जैसे ही होते हैं, आपको थोड़ी सी जिज्ञासा हुई होगी समझने की, समझाते थे। ठीक है, देखो, हाँ, दोनों ही संरक्षित बल हैं, ये भी सुरक्षित है, ये भी सुरक्षित बल है, ये तो सब इनकी क्या होगी, ये तो इनकी समानता होगी, प्रति समानता बोल सकते हैं। ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, बट स्थिर विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है,
हाँ, ये माध्यम पे निर्भर नहीं करता और ये माध्यम पे निर्भर करता। तीसरी चीज, ये केवल आकर्षण प्रकार का एक बल होता है, आकर्षण बल होता है, और ये आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल दोनों टाइप का होता है, एवं प्रतिकर्षण बल दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण प्रकार का होता है और ये आकर्षण बल और एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल होता है। अगली चीजें देखो, इनमें से कौन सा बल ज्यादा मजबूत होगा? भाई बात अगर बल की करें तो कुछ फर्क तो होगा, किससे पता चले कि कौन सा बल ज्यादा? देखो, अगर दिमाग से सोचा जाए तो एक गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा दूरी तक काम करता है, और ये एक फर्क और दे लो, ये लॉन्ग रेंज का बल है, लॉन्ग रेंज का बल है, और ये शॉर्ट रेंज का, ये तो एक फर्क है। अब देखो, गुरुत्वाकर्षण एक बड़ी रेंज तक लगता है और स्थिर वैद्युत बल एक छोटी रेंज तक लगता है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सेम सेम। लेकिन गुरुत्वाकर्षण की बल की बजाय एक स्थिर बल विद्युत बल ज्यादा मजबूत, तो ये समानता नहीं। स्थिर विद्युत बल एक गुरुत्वाकर्षण बल के पर्याय या के अनुपात में अधिक मजबूत होता है। ठीक है, स्थिर विद्युत बल एक गुरुत्वाकर्षण के पर्याय या के अनुपात में, के रेशियो में, अगर थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आए तो समझ जाना, अनुपात यानी के रेशियो में अधिक मजबूत होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि वह बिल्कुल छोटी दूरी पे लगता है। अन्यथा यह होता है कि छोटी दूरी पे प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, इसलिए तभी जब दो कण पास पास होंगे या तो उनमें आकर्षण होगा या उनमें प्रतिकर्षण होगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है? केवल प्रतिकर्षण, टैक्स टैक्स टैक्स। ठीक है, हाँ। अब वापस अपने उसी बल पे आओ, जो मान अभी हमने कुछ देर पहले लिखा था। क्या लिखा था? एक छोटा एक बड़ा पिंड है, या m1 है, दूसरा m2 है। ठीक है, अब m1 किसी m2 पिंड को अपनी तरफ खींचेगा, तो कैसे खींचेगा? ऐसे नहीं कि आजा, ना ना, ऐसे नहीं खींचेगा, ये इसको खींचेगा s, यानी उस पिंड को अपनी ओर लाने का प्रयास करेगा। तो हमेशा बल लगाने पड़ेगा F21, यानी ए के कारण दो पे लगने वाला बल, और इस साइड से लगेगा तो लगेगा कौन सा? दो के कारण एक पे लगने वाला बल। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, अच्छी बात। यानी एक ने उसको अपनी तरफ खींचा, इसलिए ड्यू टू ड्यू टू टू और ड्यू टू वन, यानी एक के कारण प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल, और दो के कारण आकर्षण बल। देखा कि ये विपरीत दिशा में है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि F12 बराबर होता है माइनस F, दोनों का अनुपात सेम है। मैंने बोला कि जो बल पृथ्वी ने चंद्रमा पर लगाया वही बल चंद्रमा ने पृथ्वी पर लगाया है, केवल क्या अंतर है? केवल उनका दिशा का अंतर है। परिमाण तो समान है, दिशा का अंतर है, इसलिए टोटल क्या हो जाएगा? टोटल 0 हो जाएगा। इसलिए कोई बल नहीं लगा, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल केवल कण को उसके पथ पे घुमाने का प्रयास करता, सारे ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घुमाने का प्रयास करता है, ना कि उनको अपना पथ छोड़ने का प्रयास करता है। और यही काम विकेंद्रीय करता है। जब तक हम किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाया जाए तो वह समान अनुपात में एक ही पथ पे घूमता रहेगा, त्रिज्या का मान ना बदला तो वह उसी पथ पे लगातार घूमता रहेगा। और यही काम किसने किया? यही काम किसने किया? गुरुत्वाकर्षण। सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ आसानी से काम करते हैं। ठीक है, हाँ। लेकिन एक थोड़ी सी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? लिख लेना चाहिए ऐसी दिक्कत को।
गुरुत्वाकर्षण बड़े पिंडों पे, बड़े पिंडों पर कार्य करते हैं यदि वह अधिक दूरी पर उपस्थित हो। ठीक है, अगर गुरुत्वाकर्षण बल तभी काम करेगा जब बड़े पिंड है, बड़े साइज के पिंड है, तो जब दूरी पर होंगे तभी काम करेगा, छोटे पिंडों पे काम नहीं करेगा, के लिए उपयोगी नहीं। अब देखो, हम कुछ मान लेके चलते हैं और उस मान से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं कि दो पिंड है, माना कि इसी जो लाइन अभी लिखी है इसी के लिए बोला कि छोटे दूरी के लिए पिंड काम नहीं करते, केवल बड़ी दूरी के लिए काम करते हैं। और कैसे काम करते हैं देखो, माना कि एक व्यक्ति है 30 केजी का, 30 केजी का, और एक दूसरा व्यक्ति है 60 केजी का। ठीक है, और इनके बीच की दूरी मान सकते हो आप 10 मीटर, एक दूसरे से 10 मीटर दूरी चलते हैं, तो इनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो कितना होगा। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, करो, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है तो निकालो। मान दिए गए हैं F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी का मान मैंने बताया 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 इंटू 30 इंटू 60 बट्टा 10 इंटू, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हो। मान क्या आया, मान आया 18 इंटू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस। अगर इस 6.67 को हम लगभग एक्विवेलेंट करें किसके साथ के, तो कितना हो जाएगा 126, लगभग 124 के आसपास इसका आंसर है, 124 इंटू 10 की पावर माइनस। ठीक है, तो इतना बल लगाएगा दो पिंडों के बीच में, इसलिए मैंने बोला कि छोटी दूरी के लिए काम नहीं करता, ये काम करता है बड़ी दूरी। ठीक है, ऐसे आप कोई भी मान आपको दे सकते हैं और आप निकाल सकते हैं। एक चीज देखना, जो जो जी है एक गुरुत्वीय नियतांक है, ये कौन सी राशि है, ये एक अदिश राशि, ये भी लिख लीजिए, काम आ जाएगा। गुरुत्वीय, सार्वत्रिक गुरुत्वीय या गुरुत्वीय सार्वत्रिक, इस गुरुत्व को निकाल दो आप, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी एक अदिश राशि। बाकी मैंने आपको मात्रक विमा। अब एक एनसीईआरटी 2005 का एक क्वेश्चन है, बार बार हर जगह पूछा जाता है, पूछा जाता नहीं, पूछा गया है। ठीक है, क्या उसने कहा कि दो सोने की गेंद है, देख लेना आप एनसीईआरटी 2005 की बुक उठा के, उसका पहला क्वेश्चन यही है, एक सोने की गेंद ये है, ठीक है, माना इसका द्रव्यमान यानी समान द्रव्यमान है, कोई दिक्कत नहीं, और इसका घनत्व, ये इसका मास और इसका घनत्व है, घनत्व है रो। ठीक है, जब कोई पिंड ठोस हो तो उसका घनत्व हम रो मानेंगे, वरना हम घनत्व मानते हैं डी। और रो का मात्रक क्या होता है, रो बराबर होता है एकांक द्रव्यमान में उपस्थित है आयतन। ये ऊपर वाला हो जाएगा द्रव्यमान और नीचे वाला हो जाएगा आयतन। ये फॉर्मूला होता है किसका, घनत्व का। ठीक है, इसके सटीक में एक दूसरे सोने की गेंद रख दी जाए, आपको लूटने का मन करेगा, लेकिन ये इसने नहीं पूछा। ठीक है, दोनों की त्रिज्या आर है, दोनों की त्रिज्या सेम त्रिज्या है, सेम अनुपात है, कह रखा कि सेम मास की, मास भी इक्विवेलेंट है, मास भी सेम है, रेडियस भी कितनी है, रेडियस भी आज जो दोनों की सेम है, और घनत्व भी सेम है। तो कहा गया कि इन दोनों कणों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और त्रिज्या में क्या रिलेशन हो, सीधा रिलेशन हमें पता है कि F समानुपाती किसके होता है, आर स्क्वायर। तो देखें इस क्वेश्चन को, उसने क्या ऑप्शन में क्या देता है इस क्वेश्चन के,
ऑप्शन में उसने दिया कि आर स्क्वायर, दूसरा 1/r², तीसरा r⁴ और चौथा 1/r⁴। ये उसने ऑप्शन दिए थे। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, गुरुत्वाकर्षण बल का एक मेन सिद्धांत काम करता है। इसका प्रतिपादन कैसे होता? जी समानुपाती होता है m1 m2 के, और F समानुपाती होता है 1/r²। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनाता? फॉर्मूला होता है F समानुपाती m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, F को इस समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक लेंगे जी m1 m2 अपॉन। कोई दिक्कत? यहां से क्या पता चला? यहां से पता चला कि F समानुपाती r² है। ये तो केवल एक पिंड के दो द्रव्यमान, एक जो संगठन दे रखा है केवल उसका समानुपाती होता है। तो देख लेते हैं, आपको घनत्व दे रखा है, सीधा मान निकाल लेते हैं। हाँ, F समानुपाती होता है जी m1 m2 अपॉन, ये तो रेशियो होगा, ये होगा। तो कर लो। हम्म 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 हम्म, हम्म। हाँ, ठीक है, F समानुपाती हो जाएगा G, सेम का सेम। द्रव्यमान क्या होगा? एक पिंड का गोले का द्रव्यमान क्या होता है? मैंने लास्ट फॉर्मूले बताया था, गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 πr³। ये होता है गोले का, तो निकाल लो 4/3 πr³। दोनों का मान सेम है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे r²। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? एक की r और दूसरे की भी r, तो 2r का होल स्क्वायर। टोटल त्रिज्या पूछी है, दोनों को मिलाया, इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या r है और उसकी त्रिज्या भी r, तो टोटल त्रिज्या हो जाएगी 2r। तो हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करो, F समानुपाती हो जाएगा G 16/9 π² r⁴ रो स्क्वायर अपॉन 4r²। बाकी इसने कुछ नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है? उसने केवल r का रेशियो पूछा है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं, आपका मान कुछ भी है। तो यहां से मान निकल के आया F समानुपाती r⁴ बटे r⁴, r⁴ r⁻², ऊपर ले जाने पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? r⁴। तो किसके समानुपाती हो जाएगा? बल समानुपाती हो जाएगा F⁴ ठीक है, वहां क्या था? वहां था F समानुपाती था r⁴ का स्क्वायर, यहां क्या? r⁴ के स्क्वायर। ठीक है, ये किस लिए है? ये जब घनत्व आपको दे रखा हो उसके लिए। ठीक है, अब बात करेंगे, ये बातें थी न्यूटन की। अब बातें करेंगे केपलर की। केपलर के वैज्ञानिक हुआ था, उसने ग्रहों की गति के लिए 3 नियम, इंपोर्टेंट नियम दिए थे। ठीक है, उनके बारे में सोचते हैं। तो एक हेडिंग लगा लीजिए केपलर की, केपलर साहब के नियम। केपलर के नियम फॉर ग्रहों के लिए, यानी ग्रहों के लिए केपलर के नियम क्या हो? पहला नियम कहता है कि सभी ग्रह, पहले माना जाता था कि पृथ्वी एक अंडाकार वस्तु है। ठीक है, फिर माना गया पृथ्वी तो एक अंडाकार तो है। हाँ, अंडाकार कैसी होती है? पहले गोल माना गया, फिर इसको अंडाकार माना, यानी मोनोजाइंट। ठीक है, मोनोजाइंट माना, या इसको पैराबोला भी मानते हैं। सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक पैराबोला या दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते। पैराबोला को इंग्लिश में दीर्घवृत्त, हिंदी में दीर्घवृत्त बोलते। तो पहली है, सभी ग्रह, 3 नियम दिए थे इसने, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाते। ठीक है, एवं सूर्य इसकी एक्स
पर होता है। अब आपको लगेगा एक्स पे, हाँ थोड़ा सा दीर्घवृत्त में अलग एक्स बन जाती है। कैसे एक्स बनती है वो देखिए। ये कह रहा कि ये ऐसा कुछ पैराबोला होगा, ठीक है। पैराबोला में लगभग हम दो अक्ष मानते हैं, ऐसे एक अक्ष होता है और एक अक्ष ऐसे होता है। ये कह रहा कि माना कि सूर्य यहाँ पे, ये है सन, सन नहीं ये तो सून हो गया, ये है सन, ठीक है। ऐसे ऐसे बिल्कुल इसके ऊपर से लगा के चक्कर लगा के आएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। कभी भी ये मत बोलना कि सूर्य के चारों तरफ वर्ताकार, नहीं, दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते और सूर्य उनकी एक फोकस पे, ठीक है। इसलिए दिन और रात बनते हैं। कैसे बनते हैं अगला वाला देखो। दूसरा और इंपॉर्टेंट नियम है क्षेत्रीय चाल का नियम। क्षेत्रीय चाल, अब क्षेत्रीय यानी एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी कहती है कि कोई कण जब किसी दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाएगा तो उसकी क्षेत्रीय चाल, यानी वह, जैसे माना आपको दुनिया का चक्कर लगाना है और माना सूर्य के मान लो या फिर दुनिया का चक्कर लगाना, आपकी जो चाल अमेरिका में होगी वही चाल आपकी अफ्रीका में होगी, वही यूरोप में होगी, वही एशिया में होगी, वही ऑस्ट्रेलिया में होगी, सारे महाद्वीपों में, अंटार्कटिका में भी वही होगी और उत्तरी अंटार्कटिका में भी वही होगी। यानी ग्रह की क्षेत्रीय गति सेम है। लेकिन बट जब कोई ग्रह सूर्य के पास आता है तो उसकी चाल होती है ज्यादा, लेकिन जब वह सूर्य से दूर जाता है तो उसकी क्षेत्रीय चाल क्या हो जाती है, ठीक है, या उसकी चाल। जब कोई ग्रह सूर्य से दूरतम दूरी अधिकतम दूरी पे होता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, और जब नजदीक होता है तो उसकी चाल ज्यादा होती है। इसलिए जो आपने अखबार में पढ़ा होगा, उपसौर होता है, अपसौर होता है, 4 जनवरी को होता है और 4 जुलाई को होता है। ये कंडीशन कब काम आती है, जब सूर्य की स्थिति बताने के लिए, सूर्य से दूर है पृथ्वी या सूर्य के नजदीक है। जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होगी तो उसकी गति ज्यादा होगी, उसका परिक्रमण करने का काम ज्यादा होगा, लेकिन ओवरऑल जो क्षेत्रीय चाल है वो समान रहेगी। यानी जो दूरी उसने यहां बड़ी दूरी में तय की वही उसने छोटी में तय कर ली, बात सेम। आंसर बना के देखो। प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल समान होती, क्षेत्रीय चाल समान होती। देखो ये दीर्घवृत्ताकार कक्ष हो गया, ये यहाँ पर एक्स हो गई, एक्स पे सूर्य स्थित है, ये पृथ्वी है, माना ये पृथ्वी, इसने एक छोटा सा यहां से यहां तक, इसने ए से बी तक इसने जाने का प्रयास किया, उतनी देर में इसने सी से डी तक जाने का प्रयास किया, ए से बी तक और सी से डी तक। तो इन दोनों टाइम में आपको लगेगा सर इतनी दूरी है तो धीरे चल रही है और इतनी सी दूरी है तो तेज चल रही है, बात सेम ही होती, ठीक है। तो आप कह सकते हो त्रिभुज ए ओ बी बराबर होगा त्रिभुज सी ओ डी। इन दोनों त्रिभुजों का एरिया सम से कितना होगा, सेम, ठीक है। हाँ, जब पिंड अपने सूर्य से दूरतम स्थिति पे होगा, यानी एक्स से दूरतम स्थिति पे होगा, तब उसकी चाल धीमी होगी, जब सूर्य के नजदीक होता है उसकी चाल अधिकतम होगी, ठीक है। एक्स या सूर्य, ये एक्स है, ये सन है, सूर्य के नजदीक तब चाल ज्यादा, एवं दूरस्थ है यानी दूर बिंदु पे है तब चाल धीमी होती है, ठीक है। ये दो नियम हो गए केपलर के। पहला नियम दीर्घवृत्ताकार है, दूसरी उसकी क्षेत्रीय चाल समान है। क्षेत्रीय चाल का आगे जाकर फॉर्मूला दोबारा पढ़ेंगे, एक बार आपको सिर्फ लैंग्वेज में पढ़ा रहे, ठीक है।
तीसरी चीजें, तीसरा सिद्धांत था उसका कौन सा? हाँ, परिक्रमण काल का। परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण क्या होता है? कोई ग्रह अपने मुख्य ग्रह या कोई उपग्रह अपने मुख्य ग्रह या फिर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए। उपग्रह ग्रह के चारों तरफ, अपने ग्रह के चारों तरफ, या ग्रह सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं परिक्रमण काल। परिक्रमण काल क्या होता है? परिक्रमण काल होता है कि जैसे ये सूर्य है, ये बुध है पहला ग्रह, ये दूसरा शुक्र है, ये होगी हमारी पृथ्वी, ठीक है, बढ़ते हुए आकार में। ये ये मंगल ग्रह, और ये है सबसे बड़ा ग्रह बुध ग्रह। ये है पृथ्वी। अब देखो एक सिद्धांत तो यूट्यूब पे बार बार बताया जाता है, लगभग हजारों सालों से एक सिद्धांत आता है कि ये सारे ग्रह और सूर्य किसी एकदम सिधाई पे होते हैं। किसके कारण होते हैं ये सिद्धांत होते हैं? ये परिक्रमण काल के होते हैं। जैसे बुध है, बुध ने लगभग 24 घंटों में एक चक्कर मार लेता है पहला ग्रह, लेकिन बुध के बाद में शुक्र आता है, शुक्र 88 दिन से एक चक्कर लगाता है, पृथ्वी 365 दिन में लगाती है, और मंगल ग्रह उससे कुछ ज्यादा लगाता है। लेकिन बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति 12 वर्ष का एक चक्कर लगाता है, और पृथ्वी पृथ्वी 1 साल में एक चक्कर लगाती है, और बुध बुध 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। और ये शायद मेरे हिसाब से मंगल ग्रह या तो 14 मंथ्स है या 16 मंथ्स के आसपास चक्कर लगाता है, और ये शायद एक 27 घंटों के आसपास चक्कर लगाता है। अब घंटे का, अब जो पृथ्वी के आसपास जो चंद्रमा घूमता है इसके चारों तरफ, ये मून होता है, ये मून, मून भी लगभग पृथ्वी के समान ही चक्कर लगाता है नहीं लगाता है। जब इन परिक्रमण और परिभ्रमण के कारण ही तो सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण होता है। कभी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच क्या आता है? सूर्य आता है, और कभी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है, ठीक है। हाँ, तो केपलर ने कहा था कि परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से ग्रह के बीच की दूरी के क्यूब के समानुपाती होता है। यानी शुद्ध भाषा में केवल फॉर्मूला लिखें तो टी स्क्वायर समानुपाती आर्क, यानी परिक्रमण काल का वर्ग समानुपाती होता है ग्रह से या सूर्य से दूरी के क्यूब के समानुपाती। ये एक सिद्धांत है, केवल आपको इतना याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। हमेशा परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह या सूर्य से दूरी, माना अगर चंद्रमा है, चंद्रमा निकालना चाहो तो चंद्रमा से पृथ्वी से दूरी मान लो, अगर पृथ्वी की सूर्य से लेना चाहो पृथ्वी की, तो वो दूरी ले सकते हो, ठीक है, और परिक्रमण काल निकाल सकते हो। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी किसकी? केपलर की। ये तीन सिद्धांत केपलर। अब एक वैज्ञानिक और आता है, एक वैज्ञानिक और आता है गैलीलियो। इसका एक छोटा सा सिद्धांत है। गैलीलियो ने इतना ही कहा था कि वो मेरी तरह था, उसने एक सिद्धांत ही बनाया था, ठीक है। हाँ, गैलीलियो ने कहा था, बाकी बहुत सारे सिद्धांत है गैलीलियो के, लेकिन गुरुत्वाकर्षण में इसका एक ही सिद्धांत काम करता है कि जब सभी या कोई भी वस्तु को गिराया जाए तब लगने वाला गुरुत्वीय बल समान होता है, बट, और या दूसरी परिभाषा, गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय त्वरण, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण लिखो, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सदैव
हर एक हर एक वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्व त्वरण ये नहीं देखता कि उस वस्तु का आकार क्या है, ये केवल ये देखता है कि जो कोई भी वस्तु अपनी तरफ आ रही है उसको एक समान व्यवहार किया जाए। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। ये कहता है कि साहब आप कुछ भी हो, आप सूर्य हो चाहे आप चंद्रमा हो, आप अगर पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं तो हम आप पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का बल ही लगाए, चाहे कुछ भी हो। आपको जब भी पूछा जाए कि तीन वस्तुओं को या तीन गेंदों को एक साथ नीचे की तरफ गिराया जाएगा तो उसका त्वरण कितना होगा, तब उसका त्वरण बराबर होगा। उनका वेग कितना होगा, वेग भी बराबर होगा। क्यों? वेग में अंतर आ सकता है, वेग बराबर नहीं होगा। ये मत सोच लेना कि वेग बराबर होगा, केवल गुरुत्वीय त्वरण का मान सेम होगा और कुछ भी सेम ना हो। ठीक है बच्चों, ठीक। अब वापस चलते हैं, हमारा जो पिछला चैप्टर था सेंटर ऑफ मास का, वहां से इसका एक सिद्धांत निकल के आता है। क्या आता है? हमने कहा था कि जब दो ग्रह आपको गिवन है, अच्छी बात है, आपको दो ग्रह दिए गए और उन ग्रहों में कहा गया कि गुरुत्वाकर्षण हमेशा उनके जो मध्य उनको मिलाने वाली रेखा है, जो सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास की लाइंस है, उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर उनके अकॉर्डिंग होता है तो जब एक कण चला तो जब दूसरा कण भी चलेगा चलेगा, तब उनका सेंटर ऑफ मास में क्या फर्क पड़ेगा और उनका बल कितना होगा, उनका त्वरण का सेंटर ऑफ मास कितना होगा, उनका वेग का सेंटर ऑफ मास। मैंने सिद्धांत पढ़ाए थे, देखा FCM, कोई दो पे कण है उनका सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, अगर वो दोनों कण गति करेंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास कितनी गति करेगा। अब जब दो कण है उनका सेंटर ऑफ मास निकालना है, अगर वे त्वरण से गतिशील है तो उनका त्वरण कितना होगा सेंटर ऑफ मास का। अगर दो कण स्थिर है, सॉरी गतिशील है, उनका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो गतिशील कणों का सेंटर ऑफ मास निकालने का भी फॉर्मूला बताया था, याद हो आपके? तो मैंने ये बताया था VCOM बराबर होता है M1V1 M2V2 बराबर M1, याद है थोड़ा? त्वरण का सेंटर ऑफ मास कितना होगा M1A1 M2A2 अपॉन M1। क्या यही है? अगर यही चीजें गुरुत्वाकर्षण में भी क्या दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण में भी दो पिंड दे रखे हैं, उनको सेंटर से सेंटर टू सेंटर एक लाइन मिलाती है, संरक्षित बल है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो कणों की गति तो होगी। भाई आकर्षण नहीं कर रहे तो बोला आभासी तो हो रहा, तो उसके सेंटर ऑफ मास में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, यहां से कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो लिखना जरूर। हाँ मैं पहला ग्रह ये है M1 और दूसरा ग्रह ये M2। ठीक है, M1 इसको अपनी तरफ खींच रहा है और M2 इसको अपनी तरफ खींच रहा है, F21 F सॉरी 21। यहां ध्यान रखना, दो को एक खींच रहा है और एक को दो खींच रहा है, यानी जो बाद वाला है वो पहले वाले को खींच रहा है और इस साइड में 21 का मतलब 1 2 को खींच रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था F12 किसके बराबर होगा, -F21 के। ये तो बोला था कि परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा तो विपरीत है, इसलिए एक बल इस साइड में जाएगा और दूसरा बल इस साइड में जाएगा। ठीक है, इतनी बातें होगी। अब इसको सिद्धांत में डालें तो क्या होगा कि अब परिमाण में समान है, केवल दिशा विपरीत है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बल जीरो। यदि किसी सिस्टम का पूरा बल जीरो है तो कहने का मतलब अगर बल नहीं लग रहा तो भाई साहब त्वरण भी उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, अगर परिमाण में समान और दिशा में विपरीत जब दो बलों का संघट एक सिस्टम में ऐड होगा तो उनका टोटल फोर्स होगा जीरो। ठीक है, अगर टोटल बल जीरो होता है उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में त्वरण भी जीरो होगा। लेकिन बात करें बल जीरो हो गया, त्वरण जीरो हो गया, तो क्या वेग भी जीरो होगा या नहीं होगा? देखो
यहां कुछ अलग सिस्टम। मैंने बताया था लास्ट टॉपिक में जब सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहा था, वहां भी बताया था कि कणों में आंतरिक गति हो सकती है। एक संगठ यानी एक सिस्टम है, 2 कणों का है, 3 कणों का है, 4 कणों का है, उससे कोई दिक्कत नहीं। सभी को एक कण अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो एक कण तो स्थिर रह गया, बाकी सारे कण उसकी तरफ आकर्षित हो गए। एक बड़ा कण है, पृथ्वी की तरफ 4 गेंदें एक साथ आ गई, ठीक है। पृथ्वी ने जितना उन पे बल लगाया उतना ही उन तीनों ने मिलकर लगाया, इसलिए टोटल बल तो हो गया 0। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। जब बल नहीं लगा तो त्वरण भी 0 हुआ, हो गया। अब बताओ कि वेग 0 होगा नहीं होगा? वेग 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गेंद तो पृथ्वी की तरफ आ रही थी, पृथ्वी उनकी तरफ नहीं जा रही थी। यानी संगठ में कोई तो गति कर रहा था, कोई तो वेग कर रहा था। ये जरूरी नहीं कि पूरा ही सिस्टम वेग ना करे, ये नहीं हो सकता। सिस्टम में तो वेग हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना, ठीक है। बात लिख लो, आज इसको केवल बता के जाएंगे, कल इसको प्रूव करा के जाएंगे, ठीक है। तो लिख लेना, एफ क्या होता है? एफ बराबर F1 प्लस F1 कितना है? F21 प्लस माइनस F1। परिमाण में समान है, 1 2 का कोई मतलब नहीं है। F21 माइनस F1। मैंने बताया था कि कोई भी बल अकेला नहीं होगा, किसका होगा? वह बल सेंटर ऑफ मास का होगा। यानी तो हो जाएगा F सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। यानी 2 कणों में आपस में बल लग रहा है, उस कंडीशन में उनके बीच में कोई बल कार्यरत नहीं है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। कण आपस में अपने पथ पे चल रहे हैं, उनकी क्षेत्रीय चाल समान है, वो अपना पथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अभिकेंद्रीय बल ही है। दूसरी चीज, जब बल समान है, आपको ये लगे ना कि A बराबर F/m, ठीक है। F12 के लिए, दूसरा M1 के लिए, या A बराबर F21/m। आप ये सोचो कि सर त्वरण क्या समान होंगे? त्वरण कभी भी समान नहीं होंगे, बल ही नहीं लग रहा तो त्वरण का क्या मतलब? अगर निकालना चाहोगे तो पहले पिंड के लिए त्वरण आएगा Gm1, Gm1 r², और दूसरे के लिए Gm2a। आप यहां देख सकते हो कि त्वरण बराबर नहीं है दोनों पिंडों के लिए। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि उनके द्रव्यमान में अंतर है, बड़े पिंड है और उनके द्रव्यमान में अंतर है, इसलिए कभी भी त्वरण बराबर नहीं होंगे। जैसे पृथ्वी ने किसी पिंड को अपनी तरफ खींचा, तो ये थोड़ी कि पृथ्वी जो बल लगाएगी वो उतना ही बल वह पिंड लगाएगा, इतना नहीं हो सकता। इसलिए त्वरण कभी भी बराबर नहीं होगा। और पहली बात, त्वरण होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टोटल सिस्टम का बल 0 है, ठीक है। ये चीज है, हाँ। तो आप लिख सकते हो, पहली इंपॉर्टेंट चीजें, एफ सेंटर ऑफ मास इज 0। दूसरा, ए सेंटर ऑफ मास यानी त्वरण इज भी 0। क्यों? क्योंकि बल ही नहीं है, बल ही नहीं है। अगर बल ही नहीं है तो त्वरण उत्पन्न नहीं हो। तीसरी चीज है, हो गया, ये चीजें हो गई। अब देखो, हाँ, मैंने लिखा दिया था, एक और देख लो वापिस। ए बराबर हो जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, M1 A1 प्लस M2 A2 बराबर M1 प्लस, ठीक है। हाँ, इतनी चीजें आपके लिए। वेग के लिए भी हो जाएगा फॉर्मूला, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, V सेंटर ऑफ मास हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर हो जाएगा M1/, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है सारे, ये नहीं कि बकवास फॉर्मूले। V सेंटर ऑफ मास होगा कांस्टेंट,
देखो वापिस इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही है। चाहे आप बल्ब से स्टार्टिंग करके ले आओ, वे कांस्टेंट आ जाए, या वे कांस्टेंट से लेकर चले जाओ किसमें, त्वरण, सॉरी बल में, सेम चीजें। देखो पहले त्वरण से, सॉरी पहले वेग से समझो। दो कण आपको दे रखे, उनके मध्य बल लग रहा है, उनके सेंटर से सेंटर ऑफ मास रेखा मिल रही है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में कह रहा है कि दो कण है, जैसे एक ये और एक ये, दोनों सेम वेग से आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उस कंडीशन में भाई जो दूरी उनके पहले थी, माना कि दो कण है, एक 5 मीटर से चल रहा है और उसके बीच में 5 मीटर की जगह है, तो अगला भी सेम से चाल से चलेगा। अगर ये धीमे चाल से चलेगा तो आगे वाला कण आगे निकल जाएगा, अगर ये तेज चलेगा तो ये इसको पार कर देगा। इसलिए वेग कांस्टेंट रखा गया है। जब तक वेग कांस्टेंट, संगत में भी यही था कि वेग कांस्टेंट रखा जाता है। जब वेग कांस्टेंट है तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। त्वरण किसके कारण उत्पन्न हुआ, त्वरण किसके कारण उत्पन्न हुआ, त्वरण उत्पन्न हुआ वेग में परिवर्तन का, ठीक है। अगर वेग में त्वरण 0 है तो त्वरण नहीं लग रहा, तो वेग भी क्या है, वेग भी कांस्टेंट, या वेग भी 0, या वेग से समझना चाहो कि वेग भी 0 है तो त्वरण 0 होगा। क्यों, क्योंकि ए बराबर एम में होता है। अगर ए 0 हो जाएगा तो द्रव्यमान का कोई मतलब नहीं, तो वेग भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं कांस्टेंट। हाँ, आज मैंने काफी सारा इसमें बता दिया। दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद ही चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। 1 बाई 1। देखो पहले क्वेश्चंस, पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके सामने। ये देखो, हाँ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमें, ऐसा कुछ ऐसा क्वेश्चन है, एक सेकंड। हाँ, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, थोड़ा जूम आउट कर। ये कह रहा है कि सीजिस में सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान कितना होगा। बिल्कुल पहला मान इसने सेम दे रखा 6.67, इसलिए चार ऑप्शन राइट है। मान कह रहा है कि ये सीजिस में, मैंने कुछ देर पहले बताया था कि सीजिस में क्या करना पड़ता है। एक्चुअल मान होता है, एक्चुअल मान कितना होता है, एक्चुअल मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये पूछ रहा है सेंटीमीटर में, इसलिए भाग दे दो मीटर में, किसका, सेंटीमीटर का 10⁻³ का। ये 10⁻³ किस में जाएंगी, सॉरी इसे गुणा कर दो 10⁻³ से, तो हो जाएंगे 67 इंटू 10⁻। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हो जाएगी 10⁻⁻8 सीजीएस, ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है कि निम्न में से किसने सबसे पहले निष्कर्ष निकाला था कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है। एक इसमें पृथ्वी पर पहुंचती, मैंने भी बताया था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने नहीं बताया था, गैलीलियो ने बताया था, थॉमस एल्वा एडिसन इसने बल्ब का आविष्कार किया था, और न्यूटन, आइजैक न्यूटन इसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आविष्कार किया, ठीक है। अगली चीजें इस क्वेश्चन में देख रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन में गैलीलियो आंसर आएगा, कुछ क्वेश्चन हैं और उनके आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक उपग्रह और पृथ्वी के बीच में आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण को जन्म देता है। क्या कह रहा है कि एक उपग्रह और पृथ्वी के बीच में आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको जन्म देता है। सीधी बात है, आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण का बल, तनाव तो आएगा नहीं, दूसरा तलीय बल भी नहीं आएगा, तीसरा कौन सा बल दे रखा है, अभिकेंद्री। इसलिए कौन सा बल, ग्रहों और उपग्रहों में हमेशा कौन सा बल काम करता है, अभिकेंद्रीय बल, और वही क्या होता है, वही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कहता है, हाँ ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने जस्ट ही पढ़ाया आपको और जस्ट इसका सोल आउट है। ये क्या कह रहा है कि सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गतिमान ग्रह, ऊर्जाएं
ए बी, और उसकी गति ऊर्जाएं क्या है, के ए, के बी और के सी है। सूर्य की स्थिति एस पे है, एस पे सूर्य स्थित है। एस बी एक दीर्घ अक्ष है। मैंने बताया था कि दो अक्ष होते हैं, जो परपेंडिकुलर है वह है एक दीर्घ अक्ष और एक छोटा अक्ष। एक लघु अक्ष होता है, एक दीर्घ अक्ष होता है। दीर्घ अक्ष के निर्देशांक होते हैं a0 और -a0, और ऊर्ध्वाधर के होंगे -b0 और 0। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल इंपॉर्टेंट कितना है कि आपको इसके मान याद रखने। मैंने बताया था कि जब ग्रह पृथ्वी से नजदीक होगा तो उसका वेग ज्यादा होगा, अगर थोड़ा सा दूर होगा तो थोड़ा सा कम होगा, और अधिकतम दूर होगा तो बिल्कुल कम होगा। तो सूर्य ए पर है, सूर्य एस पे है, तो ए वाला कण ज्यादा चाल चलेगा, बी उससे थोड़ा सा दूर है। ठीक है, आप देख सकते हैं बी उससे थोड़ा दूर है और सी उससे ज्यादा दूर है। तो एक रिलेशन होता है कि अगर वेग ज्यादा है तो क्या ज्यादा होगी, गतिज ऊर्जा। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा का और वेग का एक फॉर्मूला होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी समानुपाती होती है 1/2 mv² के, इसलिए काइनेटिक एनर्जी समानुपाती होती है v²। तो निकाल लो, जिसका v ज्यादा है उसका क्या ज्यादा होगा, उसकी गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा वेग किसका है, सबसे ज्यादा वेग ए पे है, फिर बी पे है और फिर सी पे। इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बी की ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी, फिर बी की उससे कम होगी और सी की उससे कम होगी। ऑप्शन नंबर ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है कि अलग अलग ग्रह पर पलायन वेग अलग अलग जाता है। पलायन वेग का मतलब कि किसी पिंड को दिए जाने वाला इतना वेग कि वह वापस पृथ्वी के एनवायरनमेंट में वापस न आए। यानी मैंने इस पेंसिल को किस वेग से ऊपर की तरफ फेंकू कि लौट कर नीचे न आए। तो एक गेंद को या किसी भी पिंड को या किसी सैटेलाइट को या उपग्रह को या यान को, किसी को भी पर सेकंड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड 11.2 किलोमीटर की स्पीड दी जाए पर सेकंड, तो वह वापस लौट के पृथ्वी के क्षेत्र में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए पृथ्वी का पलायन वेग इतना है, चंद्रमा का शायद 2.5 के आसपास। अगला क्वेश्चन ये हो गया, ये देखो कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? पहला, ग्रहों के परिमंडल को उनसे अलग रोकने में सहायक होता है। बिल्कुल होता है कि जब ग्रह होते हैं उनके चारों उनका परिमंडल होता है, कण गति करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। कह रहा है कि एक ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक नहीं। ब्लैक होल में क्या होता है, ब्लैक होल में केंद्र होता है, उसके चारों तरफ वह गति करते हैं। ठीक है, वह उसको अंदर की तरफ, ब्लैक होल को जब आप देखोगे, आपने नहीं पढ़ा कभी ब्लैक होल पर, लेकिन फिजिक्स की एक महत्वपूर्ण खोज है। ब्लैक होल में होता है कि एक बीच में केंद्र होता है और सारे उसके तरफ गति करते हैं। इतना तो ठीक है, लेकिन अंतिम स्थिति में इसके मध्य से गुजरते हैं, इसलिए वह गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं। तीसरा, तारों को आपस में जोड़े रखता है, ये भी सही है। गलत कौन सा है, ये उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये इसका सही आंसर। अगला देखो, शायद एक या दो क्वेश्चन और है, फिर क्लास करते हैं एंड। हाँ, क्या कह रहा है कि किस बिंदु पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, ये कल प्रूव करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं, पृथ्वी के केंद्र पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता। याद रखना, ध्रुवों पे अलग मान होता है, भूमध्य रेखा पे इसका अलग मान होता है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र पे इसका मान 0 होता है। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है। कह रहा है कि किसी वस्तु पे किसी वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है? 4 मान है, आवेग के, दूसरा द्रव्यमान का, एक सेकंड, हाँ, तीसरा त्वरण का और चौथा वजन का। हमारा वजन हमारी बॉडी का वजन नहीं है, हम पे कितना गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी लगा रही है, या पृथ्वी पे हम कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं। हम कितना बल पृथ्वी पर लगाए, हम दोनों के बीच में कितना बल लगा। जैसे मेरे में 65 kg वेट है, मैंने उतना पृथ्वी पर लगाया और उतना ही पृथ्वी मेरे पे लगा दिया, इसलिए वो मेरा क्या है, वो मेरा वजन होता है। और वजन का फॉर्मूला क्या होता है,
W बराबर mg। ठीक है, मेरे में वजन है 65 और g का मान कितना लगा 10, तो 650 न्यूटन का बल मैं पृथ्वी पे लगा। आपका वजन आप काउंट करो और कमेंट में टाइप कर दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ये था गुरुत्वाकर्षण का इंट्रो, बाकी पढ़ाएंगे हम। ठीक है।